Hello everyone, today we will start our new chapter and the chapter name is business services. So business services here, as you can see, services are those separately identifiable, essentially intangible activities that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of a product or any other services. ठीक है, तो बिज़नेस सर्विस का मतलब क्या होता है कि वो इंटेंजिबल होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं एंड एज़ वेल एज़ वो हमें सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन यहाँ पे सेल एंड परचेज़ ऑफ गुड्स नहीं होता है. ठीक है, बिज़नेस का मतलब होता है सेल एंड परचेज़ करना, लेकिन बिज़नेस सर्विसेज में ये एक्टिविटी इंक्लूड नहीं होती है. So if we talk about the nature of services, तो first है intangible that we cannot be touched, we cannot be seen. ठीक है, तो but we can feel it. Intangible services ऐसी होती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, but they are we can feel it. So therefore it is therefore important for the service providers that they consciously work on creating a desired service so that the customer undergoes a favorable experience. ठीक है, तो उसको क्या है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैंने इनकी सर्विसेज ली हैं और मैं सेटिस्फाई हूँ. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर शुड बी अ फेवरेबल एक्सपीरियंस. तो डॉक्टर की जो सर्विसेज रहती है वो हम देख नहीं सकते हैं, बट हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को और वो सेटिस्फैक्ट्री होती है. Second is inconsistency. The second important characteristics of service is inconsistency. Since there is no standard tangible product, services have to be performed exclusively each time. ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट नहीं होता है, सर्विसेज चेंज होती रहती है, उसके जो टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंसेपरेबिलिटी. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज़ द simultaneous activity of production and consumption being performed. This makes the production and consumption of services seems to be inseparable. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ों को प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, और कस्टमर्स कंजप्शन कर रहे हैं उसको, ठीक है, ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनसेपरेबल. उसमें आप सर्विसेज कहीं ना कहीं होती है, उसमें आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते. परचेज़ और सेल से आप उस सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसी में मिक्स होती है. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, इन्वेंट्री. Services have little or no tangible components and therefore cannot be stored for a future use. Services हम उसी टाइम प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए वो क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते हैं, टेंजिबल नहीं होता है वो, तो क्या है, हम उसको फ्यूचर के लिए भी स्टोर नहीं कर सकते हैं. That is, services are perishable and providers can at best store some associated goods but not the service itself. ठीक है, तो इन्वेंट्री यहाँ पे कम होती है. इन्वेंट्री हम नहीं बोलेंगे सर्विसेज को, क्योंकि सर्विसेज कभी भी हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विसेज के टाइम में खुद को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, तभी उसको पता चलेगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं सर्विसेज के, मुझे कैसे ये सर्विस मिल सकती है. तो कस्टमर का यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट रहता है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, तो यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज दी गई हैं, दैट इज़ बिज़नेस सर्विसेज, ठीक है, एंड सोशल सर्विसेज, जो कि आपने नाम सुना होगा, एंड पर्सनल सर्विसेज. तो बिज़नेस सर्विसेज में आपके आते हैं एक्टिविटीज़ हो गई जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज कम्स अंडर बिज़नेस सर्विस. सोशल सर्विस में आपके आ गया जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गया, NGOs हो गए, वो आते हैं आपके सोशल सर्विसेज में. एंड पर्सनल सर्विसेज में आपका क्या आता है, दैट इज़ आपके टूरिज़म से रिलेटेड या एक तरीके से रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गया, मतलब किसी चीज़ को दोबारा बनाना है. देन रेस्टोरेंट्स हो गए, तो ये आते हैं आपके पर्सनल सर्विसेज. तो पहले हम टॉपिक लेंगे, फर्स्ट कैटेगरी लेंगे, दैट इज़ बिज़नेस सर्विसेज. ठीक है, तो बिज़नेस सर्विसेज में पहली चीज़ आती है बैंकिंग. आई थिंक एवरीवन नोज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग
एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हेल्प करता है हमें बोरो करने में मनी को, एज़ वेल एज़ डिपॉज़िट करना। अगर हमें डिपॉज़िट करनी है तो हम बैंक में जाएंगे, अगर हमें बोरो करना है तब भी हम बैंकिंग यूज़ करेंगे। तो बैंकिंग की डेफिनेशन दैट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, दैट इज़ अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज़ द वन विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स एक्सेप्टिंग, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक्स, ड्राफ्ट्स, ऑर्डर और अदरवाइज, ठीक है। तो बैंक लोगों से पैसे लेता है, ठीक है, और लोगों को पैसे देता है। So if we talk about types of banks, so there are 4 types of banks: commercial banks, cooperative banks, specialized banks and central bank. तो commercial banks कौन से होते हैं? Are institutions dealing in money. ऑब्वियस सी बात है, बैंक्स है तो उनका काम क्या होगा, मनी से डील करना। These are governed by Indian Banking Regulation Act 1949 के अंडर ये बैंक रेगुलेट करता है या चलता है। एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इनका मेन एम क्या होता है कि लोगों से पैसे लेना और लोगों को पैसे लेंड करना या इन्वेस्ट करने के लिए देना, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स में आपके आते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल SBI, PNB, IOB, ठीक है, etc. and other private sector banks represented by HDFC Bank, ICICI Bank, कोटक महिंद्रा बैंक एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो ये सारी जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, इट कम्स अंडर कमर्शियल बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ठीक है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो वो सेटअप हुआ था गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और जो कोऑपरेटिव बैंक है वो हुआ है अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट एंड मेंट एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर्स। जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उन्हें चीप मतलब कम इंटरेस्ट के साथ या कम पैसों के साथ उनको पैसे लेंड करना। आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, इस टाइप के बैंक्स होते हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग इन इंडिया, ठीक है। कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनको उठाने में हेल्प करता है या उनको मनी लेंड करने में हेल्प करता है कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड है आपका स्पेशलाइज्ड बैंक्स। स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, केटरिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज़। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए जो कि थोड़ा अलग है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम में बैंक्स यूज़ करना, तो उसी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए इस बैंक को सेटअप किया गया है जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। फोर्थ है आपका सेंट्रल बैंक। सो द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। तो हमें पता है कि सेंट्रल बैंक हमारा दैट इज़ RBI, ठीक है, जो कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उसको कंट्रोल करता है हमारा सेंट्रल बैंक। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं या क्या काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। Deposits are the basis of the loan operation since banks are both borrower and lender of money. As borrower they pay interest and as lender they grant loans and get interest, ठीक है। तो accepting of deposits, जो भी पब्लिक हमें पैसे दे रही है, बैंक को पैसे दे रही है, उसको डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, ताकि बैंक उसको क्या कर सके, लेंड कर सके, किसी नीड, जिस पर्सन को नीड है मनी की उसको वो पैसा दे सके एज अ लोन, ठीक है। नेक्स्ट है लेंडिंग ऑफ फंड्स। सेकेंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज़ टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट्स, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। कोई आप अगर बैंक जाते हो अपना पैसा सबमिट करने के लिए, पैसा डिपॉजिट करने के लिए, तो बैंक उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और सेकंड है आपका लेंडिंग ऑफ फंड्स, मतलब अगर आप बैंक जाते हो पैसा लेने के लिए, लोन एज अ लोन, तो वो आपको लोन देती है,
ठीक है। थर्ड है चेक फैसिलिटी। बैंक्स रेंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू देयर कस्टमर्स बाय कलेक्टिंग देयर चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक्स। द चेक इज़ द मोस्ट डेवलप्ड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, अ यूनिक फीचर एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स फॉर द विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स। तो आपको चेक फैसिलिटी दी जाती है ताकि आप क्या कर सको, दैट इज़ विड्रॉ कर सको चेक, अपने डिपॉज़िट को विड्रॉ कर सको, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी देती है चेक फैसिलिटी। फोर्थ है आपका रेमिटेंस ऑफ फंड्स। Another silent function of commercial banks is of providing the facility of fund transfer from one place to another on account of the interconnectivity of branches। ठीक है, मतलब मेरा आपका SBI में है अकाउंट और मेरा भी SBI में अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या है, बैंक हेल्प करती है कि हम एक दूसरे ब्रांच अलग अलग है लेकिन बैंक सेम है, तो क्या है, हम अपना पैसे या मनी जो भी फ़ंड है वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिफ्थ है allied services. In addition to above functions, banks also provide allied services such as bill payment, locker facilities, underwriting services. They also perform other services like buying and selling of shares at debentures on instructions and other personal services. तो इनके अलावा, इस फंक्शंस के अलावा बैंक्स हमें ये भी प्रोवाइड करवाती है सर्विसेज जो कि बिल पेमेंट हो गया, ठीक है, आपके हर महीने पैसे कट रहे हैं आपके अकाउंट से क्योंकि आप अपने घर का रेंट दे रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है आपका ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स एनी यूज़र विद अ पीसी एंड अ ब्राउज़र कैन गेट कनेक्टेड टू द बैंक्स वेबसाइट टू परफॉर्म एनी ऑफ द वर्चुअल बैंकिंग फंक्शंस एंड अवेल ऑफ एनी ऑफ द बैंक सर्विसेज। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो अपने अकाउंट डिटेल्स देख सकता है कि उसके पास डिपॉजिट कितना है, ठीक है, उसने कहाँ कहाँ पैसे सेंड किए हैं। तो ई बैंकिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू आप अपने अकाउंट को चेकआउट कर रहे हो, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ई बैंकिंग फैसिलिटेट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ई बैंकिंग की वजह से हम बहुत आसानी से घर पे बैठे बैठे डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। हम शॉपिंग करते हैं तो हम आसानी से अपना बैंकिंग यूज़ करके हम शॉपिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहती है, हमें पता है कि हमारे पैसे कहाँ कट रहे हैं। ई-बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज़ अ ईयर सर्विसेज टू द कस्टमर ऑफ द बैंक। ठीक है, अगर मुझे रात के 10 बजे कोई सामान लेना है तो मैं अपना कार्ड यूज़ करके उसी टाइम ले सकती हूँ। तो ये क्या है, 24 आवर्स मतलब पूरे दिन भर खुला रहता है एंड पूरे साल भर 365 डेज़। Customer can make some of the permitted transactions from office or house or while traveling through mobile phones। तो किसी के थ्रू भी, चाहे वो बैंक, जो काम वो बैंक में जाके करता है, ठीक है, वही काम वो घर पे बैठे या अपना जब वो ट्रैवल कर रहा हो, अपने गाड़ी में हो, अपने कार में हो, बस में हो, तब भी वो मोबाइल के थ्रू अपना जो भी काम है वो कर सकता है। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, और हमें, क्योंकि हम ई बैंकिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेट में अपनी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो देख सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने जितने भी हमारे पेमेंट्स हैं या जितने भी हमारे अकाउंट में फ़ंड्स आए हैं या मनी आई है, डिपॉजिट हुई है, उसको हम आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। Greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch, and less risk and greater security। तो जब हम बैंक में जाते हैं तो हमें काफ़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जब हम ई बैंकिंग यूज़ करते हैं तो हम जितनी बार चाहे उस साइट में जाके, ई बैंकिंग की साइट में जाके, ठीक है, हम अपने अकाउंट को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पर्सनली जा रही हूँ किसी बैंक में तो मैं दिन में एक बार ही जा सकती हूँ। The banks also stand to gain by e-banking. The benefits are, e-banking provides competitive advantage to the bank। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ रहा है ई बैंकिंग की वजह से। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडेम एंड टेलीफोन हैविंग एन इंटरनेट कनेक्शन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। तो एक तरीके से अनलिमिटेड नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो बैंक को, एंड देयर इज़ कोई लिमिटेड
एक्सेस नहीं होता है ब्रांचेस में, बैंक्स भी क्या है इसका फ़ायदा उठाते हैं। एंड लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ठीक है, तो ई बैंकिंग को मतलब बैंक्स को क्या फ़ायदा होता है ई बैंकिंग की वजह से? तो पहला है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ जाता है। अगर मैं किसी बैंक जैसे SBI की बात करें तो SBI अगर ई बैंकिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन के हिसाब से SBI ऊपर हो गया। ठीक है, एंड सेकंड है आपका, क्योंकि आपको क्या है, आप खुद एक एम्प्लॉई होके SBI में एम्प्लॉई होके आप कभी भी किसी के भी अकाउंट में आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड है कि आपका जो लोड है वो कम रहेगा, क्योंकि आपके ऑफिस में लोग कम आएंगे, वो घर पे बैठे हुए चेक कर रहे हैं अपना बैंकिंग कि उनके अकाउंट में कितने रुपए हैं। ठीक है, तो आपके जो ऑफिस में है वो लोग बर्डन नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा हेडेक नहीं होगा लोगों को लेके कि आपके ब्रांच में या आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो ये बैंक को बेनिफिट होता है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो बैंक को बेनिफिट होते हैं। ठीक है, और ये आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कस्टमर्स को बेनिफिट देते हैं। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी बेटा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन।